हेलो रेडियंस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी और आज इस वीडियो में हम 3 और भी माइनर टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा ये टॉपिक होगा कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा होगा मिड क्लासेस की राइजिंग और तीसरा होगा द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज कौन कौन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज मुख्य 3 थे। पहला है पॉलिटिकल कॉज, दूसरा है सोशल कॉज और तीसरा है इकोनॉमिकल कॉज। तो आइए इस पूरे वीडियो की शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल कॉज से। आखिर कौन कौन से वैसे मुख्य कारण थे जिसकी वजह से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई। तो पॉलिटिकल कॉज में हमारा जो पहला मुख्य वजह है वह जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्कॉलर्स आज भी इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि एक्चुअल में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजहें क्या थी। तो उन सारी वजहों में से कुछ वजहें यहाँ पर उन लोगों ने निकाल कर रखी, उसी को हम एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ते हैं। पहला जो हमारा वजह है वह लुई 16 का आना। लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ द फ्रांस इन 1774, यानी 1774 में लुई 16 को फ्रांस का राजा घोषित किया गया। जैसे ही उन्हें फ्रांस का राजा घोषित किया गया, उन्होंने पाया कि फ्रांस की जो ट्रेजरी है यानी खजाने हैं वो खाली हैं। अब उसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी? उसके पीछे की मुख्य वजह यह थी कि लुईस 16 से पहले जितने भी राजा थे, या तो वो लुईस 15 हो या फिर लुईस 14 हो, वो सारे के सारे क्रूर और तानाशाह राजा थे। वो लोग अपने जीवन को मनमौज तरीके से जिया करते थे और विभिन्न देशों से युद्ध करने में ही सारे खजाने को उन लोगों ने खाली कर रखा था। आइए बात करते हैं कि लुईस 16 के समय में ऐसी चीजें क्या हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि लुईस 16 ने ऑस्ट्रिया की रानी मैरी एंटोनेट से शादी की थी और ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में एक क्या था, समझौता की तरह था। ठीक है, इस बीच आगे बढ़ेंगे तो लुईस 16 एक इनइफेक्टिव रूलर की तरह आ गया है। इनइफेक्टिव क्यों? क्योंकि ना तो उनके पास ट्रेजरी थी और ना ही उनके पास कोई ऐसा मेथड था जिससे वो प्रॉपर तरीके से टैक्स कलेक्ट कर सके और लोगों को प्रॉपर तरीके से जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। तो आसान भाषा में कहें तो ना तो राजा खुश थे, ना तो राजा के जितने भी परिवार सदस्यगण अपर क्लास के लोग वो खुश थे, और जाहिर सी बात है अगर ये लोग खुश नहीं है तो जो लोअर क्लास के लोग होंगे वो भी खुश नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा कि फ्रेंच का समाज कितने हिस्सों में बटा हुआ था। यह हमारा पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा स्ट्रगल फॉर द हेजमोनी और कॉलोनीज। इसकी शुरुआत करने से पहले से मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन और फ्रांस की काफी ज्यादा दुश्मनी चला करती थी और यह दुश्मनी कोई नहीं थी, वर्षों से चली आ रही थी। फ्रेंच के जितने भी राजा हुए, ब्रिटेन के जितने भी राजा और रानी हुई, आपस में हर वर्ष लड़ा करती थी। अब सवाल यह उठता है कि वजह क्या था इनके लड़ने का। तो मैं आपको बता दूं, कॉलोनीज बनाने की एक भूख हुआ करती थी, बिल्कुल वैसी ही कॉलोनी जैसे भारत को कॉलोनी बनाया गया था। जी हाँ, मैं गुलामी की बात कर रहा हूं। भारत को भी गुलाम बनाया गया था। 200 वर्षों तक भारत पर गुलामी किसने शासन किया? अंग्रेजों ने शासन किया। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने फ्रांस को एक समय में भारत में भी हराया था, तब जाकर अंग्रेजों को पूरे भारत का शासन मिल पाया था। उसे हम कर्नाटिक वॉर के नाम से जानते हैं। ऐसे कर्नाटिक वॉर लगभग 4 लड़े गए भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा भारत में हो रहा था वैसे पूरे विश्व में हो रहा था। ठीक है, बात 1776 की है, जब अमेरिका का रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुए, अमेरिका आजाद हुआ। उस वक्त क्या हुआ कि अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस आपस में कॉलोनीज बनाने के लिए लड़ रहे थे। वहां पर पहले से ब्रिटेन की अच्छी पकड़ थी और फ्रांस चाहता था कि ब्रिटेन को वहां से वो निकाल दे। तो उन्हें वो निकालने के लिए वहां के जो अमेरिकन्स थे, जो लोकल्स थे, उन्हें वो क्या करता था, हथियार सप्लाई किया करता था, एमुनिशंस दिए करते थे, फूड सप्लाई किया करते थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी फैसिलिटीज वो दे सकते थे उनको युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रांस दिया करता था। आइए जानते हैं कि आखिर इसमें फ्रांस को कैसे नुकसान हुआ। फ्रांस ने लगातार ब्रिटेन को चैलेंज किया डिफरेंट कंट्रीज में फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर कॉलोनीज।
बिल्कुल सेम 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय में हुआ, जब फ्रांस ने 13 कॉलोनीज को क्या किया, फंड किया, अपने पैसों से उन्हें उसे आजाद करवाया। ठीक है, और इस बीच उनकी जो सामने से लड़ाई थी वो अंग्रेजों के साथ थी। अमेरिका आजाद तो हो गया, परंतु इसी दौरान क्या हुआ कि फ्रांस के राजा के ऊपर, फ्रांस की जनता के ऊपर लगभग 2 बिलियन लिवरेज का क्या हुआ, आपको कर्ज चढ़ गया। और पहले के कर्जों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यानी बहुत सारे कर्ज उनके ऊपर चढ़ गए। अब यहां एक जो चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको मैं बता दूंगा वो यह कि लिवरेज वाज द करेंसी ऑफ द फ्रांस। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत की करेंसी रुपीज है, उस वक्त लिवरे क्या थी, फ्रांस की करेंसी थी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि फ्रांस बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट विच मींस दैट फ्रांस की ट्रेजरी में ना तो प्रॉपर पैसे थे, ठीक है, और ना ही उनके पास प्रॉपर ऐसा रेवेन्यू का सोर्स था कि वो वहां से क्या कर सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके और अपने देश की जनता को खुश रख सके। यह भी एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से उनकी देश की जो जनता थी वो नाराज हो गई, अपने राजा से ही नाराज हो गई। वेल, अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने नेक्स्ट कारण की तरफ बढ़ते हैं, वो यह कि इमेंस पैलेस एंड एक्स्ट्रा वैगेंट कोर्ट। अब मैं ये नाम क्यों बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत करता हूं। आप अपने घर में होगे, ठीक है, मैं अपने घर में हूं, विभिन्न लोग अपने अपने घरों में हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं। यहां पर क्या है, जिसके पास जितना जो लोग सक्षम है उस हिसाब से अपने घर, अपनी सुविधाओं को वो क्या करते, बनाते रखते हैं। परंतु जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो जो फ्रांस के राजा थे, जैसा कि अभी आप इमेज में देख रहे हो, ये महल है उनका, और ये महल फ्रांस में नहीं बना था। ये महल क्या था, फ्रांस शहर से काफी दूर जंगलों के बीचों बीच बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उन्हें जनता की भीड़ भाड़ नहीं चाहिए थी। यहां के जो जितने भी राजा थे, जितने भी नॉबल्स थे, जितने भी राजशाही से जुड़े वाले परिवार थे, इन सारे लोगों ने एक लेजर लाइफ जी थी और इन्हें आदत थी ऐसे लेजर लाइफ जीने की। ओके, और ये जितने भी लेजर लाइफ जिया करते थे, इस तरह की चीजें किया करते थे, इसके लिए जो रेवेन्यू आया करती थी वो टैक्स के रूप में अपनी ही जनता से वो लोग एक्सट्रैक्ट किया करते थे। अब मैं एक्सट्रैक्ट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये फोर्सफुली हुआ करता था। ठीक है, वैसे टैक्स नहीं हुआ करते थे जैसे हम अभी अपने देश में अपनी गवर्नमेंट को दिया करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये फोर्सफुली हुआ करते थे, मतलब आपके ऊपर ये लगाए जाते थे कि आपको ये देना है ऐसे टैक्स। ओके, आप भले आपकी सोर्सेस ऑफ इनकम कम हो या ना हो, आपको ये टैक्सेस पे करने होंगे। मैं आने वाले समय में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में बताऊंगा। ओके, तो ये कुछ हमारे क्या थे, कारण थे, पॉलिटिकल कारण। ठीक है, इतना ही नहीं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस हों, उसके अलावा गवर्नमेंट की मशीनरीज हों, इसके अलावा आर्मी हो, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें टैक्सेस से ही चलती थी। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन कुछ कारणों की वजह से, यानी कि ट्रेजरी की खाली होने की वजह से, लगातार युद्ध लड़ने की वजह से और अपने लेजर लाइफ को जीने की वजह से क्या हो गया, आपको एक कनेक्शन जो थी राजा के बीच में और जनता के बीच में, वो क्या हो गई, कट सी गई। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉलिटिकल कॉज थे। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं हमारे सोशल कॉजेस को, यानी कौन से ऐसे सामाजिक वजह थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक वर्ड जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है ओल्ड रेजिम। यह आपके किताब में मेंशन है। ओल्ड रेजिम का क्या मतलब होता है? ओल्ड रेजिम फ्रांस में 1789 से पहले वहां की सोसाइटी या वहां के इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्राइब किया करते थे। आसान भाषा में कहें तो 1789 यानी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से पहले जो वहां का समाज था, ठीक है, उसे हम ओल्ड रेजिम के नाम से जाना करते थे, या फिर वहां के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उसे हम ओल्ड रेजिम के नाम से जाना करते थे। आइए जानते हैं और कौन सी ऐसे मुख्य वजह थी जिसकी वजह से आपको लोगों के बीच और जितने भी हमारे समाज के, फ्रांस समाज के लोग थे, उनके बीच एक मतभेद फैल गया कि वो राजा उनके लिए क्या है, लायक नहीं है, उन्हें उनके पद से हटाना चाहिए। पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, पूरे फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। फर्स्ट ई स्टेट्स, सेकेंड ई स्टेट्स और थर्ड ई स्टेट्स। एज यू कैन सी इन द इमेजेस,
फर्स्ट ई स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जितने भी लोग थे उनको हम लोग क्लर्जी कहा करते थे, ओके। और हमारा जो सेकेंड है ई स्टेट्स हैं उसमें जितने भी लोग आया करते थे उसे हम लोग नोबिलिटी कहा करते थे, और जितने भी थर्ड ई स्टेट्स के लोग थे वो आम लोग थे। अब कैसे इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? पहले जो हमारा ई स्टेट्स है जिसे हम क्लर्जी कह रहे हैं, तो क्लर्जी कौन हुआ करते थे? क्लर्जी वैसे लोग हुआ करते थे जो चर्चों की देख रेख किया करते थे, यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केयर्स एंड मेंटेन द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द चर्च, ओके। जितने भी चर्च में लोग हुआ करते थे, चाहे वो पादरी हो, फादर्स हो, या फिर उनसे जुड़े एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं, वो क्लर्जी में आया करते थे, और ये फर्स्ट ई स्टेट्स हुआ करते थे। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो क्या? वह है नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन? नोबिलिटी वह जो हाई रैंक रखा करते थे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी यहां से आपको राजा देखने को मिल जाएंगे, और राजशाही से जुड़े हुए जितने भी परिवार थे, वो रॉयल फैमिली के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, आपको नोबिलिटी में देखने को मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं हमारे थर्ड ई स्टेट्स के बारे में। थर्ड ई स्टेट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी कॉमन मैन थे, जितने भी कॉमन पीपल थे, वो सारे के सारे थर्ड ई स्टेट्स के हिस्से थे। इसमें आपको भले ही जो बड़े बिजनेसमैन है वो भी आपको थर्ड स्टेट्स में ही आया करते थे, या फिर लोअर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व जितने भी लोग थे, लाइक अगर वो पीजेंट्स हैं, अगर वो लेबर हैं, या फिर किसी भी छोटे मोटे काम में वो इन्वॉल्व हैं, गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तब भी वो इसी स्टेट्स में आया करते थे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इन तीनों में से जो सबसे लोअर हिस्सा है यानी थर्ड ई स्टेट्स, सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही टैक्स देना पड़ता था, और बाकी के जो 2 ऊपरी स्टेट्स आप देख रहे हो, 2 ऊपरी अपर क्लासेस देख रहे हो, उनको टैक्स से एग्जम्पशंस थी, वो किसी प्रकार की कोई भी टैक्स पे नहीं किया करते थे। पर हाँ, जितने भी टैक्स मिलते थे उस टैक्स पर उनका गुजारा चला करता था। आसान भाषा में कहें तो आप जो उगा रहे हो, उस जितनी भी चीजें आप बना रहे हो, उसका कुछ हिस्सा आपको अपने राजा को और अपने चर्च के लिए क्या करना होगा? एज अ टैक्स पे करना होगा, और ये आपके पास किसी तरह की कोई चॉइस नहीं थी, ये आपको करना ही था। इस तरह की चीजों ने क्या किया, एक तरीके से जो राजा और क्लर्जी के प्रति, नोबिलिटी और क्लर्जी के प्रति जो सेंटिमेंट्स थे, उसको समहाउ कह सकते हैं कि डिसरप्ट किया, लोगों के बीच में एक मतभेद पैदा किया। तो ये हमारी कुछ मुख्य वजह थी। इसे और बारीकी से समझते हैं। आइए हिंदू समाज को पहले हम समझते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि पौराणिक समय में हिंदू का समाज 4 हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। पहले जो हमारे आया करते थे वो कौन थे? ब्राह्मण। दूसरे हमारे जो आया करते थे वो क्षत्रिय। तीसरे हमारे जो आया करते थे वो क्या थे? आपको वैश्य। और चौथे जो हमारे आया करते थे वो है शूद्राज, ठीक है। तो ये आप जो ब्राह्मण देख रहे हो, ये पूजा पाठ में इन्वॉल्व थे, ठीक है। ये जो ब्राह्मण हैं ये पूजा पाठ में इन्वॉल्व हुआ करते थे, और ये राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय लोग राजा हुआ करते थे। वैसे ही अब जो ये वैश्य देख रहे हो, ये 2 ग्रुप देख रहे हो, ये 2 ग्रुप्स आपको वहां पर हुआ करती थी। अभी से हम कंपेरिजन करेंगे, अभी क्या, फ्रांस के स्टेट से। जैसे आप ब्राह्मण को कह सकते हो फर्स्ट ई स्टेट्स, या फिर ऐसा कह सकते हो ये लोग क्लर्जी हैं। आखिर चर्च से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, पादरी या फिर उन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग, वो क्या थे? आपको एक तरीके से मंदिरों में काम करने वाले लोग ही थे, ठीक है। तो वो चर्च में काम किया करते थे, ब्राह्मण मंदिरों में काम किया करते थे। तो आप इक्विवेलेंट कर सकते हो। अब यहां हमारे कौन? छत्री। छत्री को आप क्या कह सकते हो? नोबिलिटी। अब नोबिलिटी क्यों कह रहे हैं? आपको पता है क्षत्रिय कौन हुआ करते थे? जितने भी राजा हमारे देश में हुआ करते थे, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, वो क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है। वैसे ही आपको फ्रांस समाज में जो नोबिलिटी से जुड़े हुए लोग थे वो राजा बनते थे, राजशाही परिवार से आते थे। और तीसरा हमारा क्या? वैश्य और शूद्राज। अगर हिंदू समाज में बात करें तो वैश्य कौन होते थे? बिग बिजनेसमैन। वैश्यास बिग बिजनेसमैन, यानी जिनके पास अच्छा खासा पैसा हुआ करता था और अच्छा व्यापार हुआ करता था। पूरे देश विदेशों में उनकी क्या थी? बहुत अच्छी पहचान थी और आना जाना हुआ करता था। और हमारा जो चौथा हुआ करता था वो कौन? शूद्राज। शूद्राज वो जो क्या किया करते थे? जितने भी छोटे मोटे काम हैं, जैसे क्या हो गए, आपको इन तीनों की सेवाओं करना, दासी के रूप में काम करना, इनके जो वेस्ट है उनको साफ करना। तो जितने भी आपको जो लोएस्ट लेवल के ऑक्यूपेशन है उसमें आपको शूद्राज इन्वॉल्व मिलेंगे। याद रखिएगा,
अब हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में क्या था, ये दोनों क्या था, एक ही स्टेट्स में आता था, जिसे हम क्या कहते थे, थर्ड ई स्टेट्स। उसे हम क्या कहते थे, थर्ड ई स्टेट्स कहते थे। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्या हुआ, डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा कि हिंदू समाज में जिस प्रकार से लोग बटे हुए थे, बिल्कुल समहाउ उसी पैटर्न पर आपको फ्रांस का भी समाज बटा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या था, पहला सोसाइटी का डिवीजन था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि और भी हमारे सोशल कॉजेस के क्या पॉइंट्स थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स हैं, जिसे हम क्लर्जी और नोबिलिटी कह रहे हैं, इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स से इन्हें क्या मिलता था, एग्जेम्पशन मिलता था। और जितने भी टैक्स के बर्डन्स हुआ करते थे, यानी जितनी तरह की भी टैक्सेस देनी पड़े वो आपको थर्ड स्टेट्स ही देंगे। और इनकी जीवन बहुत ही एक लीजर लाइफ हुआ करती थी, बहुत ही शानदार जीवन हुआ करता था। ठीक है, और ये लोग कभी भी आपको किसी तरह की कोई भी रियायत में ये लोग विश्वास नहीं किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। आखिर थर्ड स्टेट्स किस तरह के टैक्स दिया करते थे। पहला अगर आप बोलोगे तो मैं बोलता हूं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस में अगर आप बात करोगे तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्या, टैली का उदाहरण। ठीक है, इसे आप टैली बोलो इंग्लिश में, या फिर हिंदी में इसे टाइल भी प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। तो जो टैली और टाइल है वो डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, हर एक व्यक्ति को देना पड़ता था जो इस स्टेट्स यानी इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग किया करता था। समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पर लगता है हम जानते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कमोडिटीज के ऊपर लगते हैं। कमोडिटीज क्या होता है, कमोडिटीज बेसिकली जो सामान होते हैं, जो खाने वाने के सामान, या फिर कह सकते हो जो आप मार्केट से चीजें खरीदते हो उस पर लगते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वहां पर क्या थे, आपको सॉल्ट और टोबैको के ऊपर क्या काफी ज्यादा लगा करता था। यानी अगर आप नमक खरीदोगे, नमक खाओगे खरीद कर, तो इसके ऊपर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि थर्ड स्टेट से आने वाले जो लोग थे उनको डायरेक्ट टैक्स टाइल के नाम पे देना पड़ रहा था, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज के ऊपर पे करनी पड़ रही थी। आइए बात करते हैं तीसरे तरह के टैक्स की। अभी हम लोगों ने दो तरह के टैक्सेस को देखा, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने देखा टाइले टैक्स, जिसको कौन लिया करता था, इसको आपको नोबिलिटी लिया करते थे। इनडायरेक्ट टैक्स जो सॉल्ट और टोबैको के ऊपर लगा करते थे, इसे भी राजा ही लिया करते थे। तो ये दोनों टैक्स किसको जाता था, वो किंग को जाया करता था, यानी आप आसान भाषा में कह सकते हो नोबिलिटी के पास जाया करता था। तीसरे तरह का टैक्स जो हम लोग बात करेंगे वो है टैक्स टाइदे। आप इसको इंग्लिश में टाइदे कहो या फिर हिंदी में टाइद कहो, ठीक है, दोनों बराबर ही हैं। अब ये टाइड टैक्स क्यों अलग है, टाइड टैक्स इसलिए अलग है क्योंकि इसे जो लेने वाली ग्रुप थी वो थी क्लर्जी। कौन थी, क्लर्जी। और मैंने आपको बता दिया टाइड टैक्स अगर क्लर्जी ले रही है तो क्लर्जी में कौन कौन से लोग आया करते थे। तो क्लर्जी बेसिकली पादरी, फादर्स और जितने भी छोटे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले चर्चों में जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे के सारे किस में आकर क्या करते थे, आपको टाइड टैक्स में आकर, यानी वो सारे के सारे टाइड टैक्स लिया करते थे। सवाल उठता है कि आखिर टाइड टैक्स, चर्चों को टैक्स लेने की क्या आवश्यकता हुआ करती थी। समझ में आता है कि राजा टैक्स ले तो वो क्या करे, उस टैक्स से सड़कें बनवाए, नलियां बनवाए, तालाब बनवाए, कुएं बनवाए, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं लोगों को दे सकता है। पर चर्च क्यों लेंगे, तो मैं आपको बता दूं, चर्च के अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ा करती थी। ठीक है, आसान भाषा में अगर समझा जाए तो जैसे एक आम इंसान है, जैसे आप हो, मैं हूं, आपके परिवार हैं, तो उन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ खर्च की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, खर्च की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, पैसों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि विभिन्न तरह की जरूरतें हैं हमारे जीवन में। दिनचर्या में क्या करते हैं हम लोग, विभिन्न तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, मार्केट से चीजें खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए। बिल्कुल वैसे ही चर्च में रहने वाले जितने भी लोग थे वो इंसानी थे, भगवान नहीं थे, तो उन्हें भी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी,
उन्हें भी अपनी दिनचर्या चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, अपने विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, चर्च में जितने भी लोग हुआ करते थे, इनकी भी लाइफ काफी लेजर हुआ करती थी, लग्जरियस हुआ करती थी, यानी एक शानदार जिंदगी जिया करते थे, बिल्कुल आपको नोबिलिटी या फिर यूं कहें राजाओं की तरह। तो ये पैसे आएंगे कहां से? ये पैसे भी आते थे आपको थर्ड स्टेट से, यानी कि टाइड टैक्स भी कौन दे रहा है? थर्ड स्टेट्स के ही लोग दे रहे हैं। ये जितने भी टैक्सेस थे, सीधा का सीधा बर्डन इन टैक्सेस का किनके ऊपर जाता था? थर्ड स्टेट्स के ऊपर जाता था। तो अभी आपने क्या समझा? अभी आपने क्या देखा? सोशल कॉजेज में आप क्या देख रहे हो? सिंपल सी बात देख रहे हो कि जो अपर क्लास के लोग हैं, वो लोग अपनी लाइफ बहुत ही शानदार तरीके से जी रहे हैं। किनके? पैसे के बलबूते के ऊपर। वो है लोअर क्लास के लोग, यानी थर्ड स्टेट्स के बलबूते के ऊपर। और दोनों की लाइफ में जो दोनों की जो क्या कह सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड है, दोनों के जीवन यापन करने का जो तरीका है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। समझ में आ रहा है? तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पैसे से कोई तीसरा क्या करे, अपना एक अच्छा जीवन जिए, आप वैसा जीवन नहीं जी पाओगे, तो आपके मन में भी एक कचोट पैदा होगी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चीजें, ऐसी ही नाराजगी समाज में पैदा हुई, फ्रांस के विभिन्न लोगों में पैदा हुई, जितने भी थर्ड स्टेट्स के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व लोग थे सभी में पैदा हुई। और उन लोगों ने क्या किया? आपको राजा के खिलाफ एक समय आने के बाद रिवोल्ट किया। एक और इंफॉर्मेशन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें कि अगर हम जमीन की बात करें, धन की बात करें, धन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह भी जानना जरूरी है कि अगर ये तीन हमारे क्या है स्टेट्स हैं, तो किनके पास कितना धन है। ओके, मैं बता देता हूं। अगर आप बात करोगे क्लर्जी की प्लस नोबिलिटी की, तो इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? इनकी अगर आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो अराउंड आपको 10% के पास इनकी पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन 10% के आसपास थी। ठीक है, और 90% कौन थे? थर्ड स्टेट्स वाले लोग। इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 90% थी। यानी आप देख रहे हो डिफरेंस, 90% लोग टैक्स दे रहे किनके लिए? इन 10% के लिए। समझ पा रहे हो? अब आइए बात करते हैं लैंड्स की, यानी जमीन किनके पास कितनी ज्यादा हुआ करती थी। इन दोनों को अगर आप मिला दो तो पूरे फ्रांस का 60% ऑफ लैंड ये लोग क्या करते थे? ऑक्यूपाइड करते थे, ये लोग ऑन किया करते थे। समझ में आ रहा है? यानी इनके पास 60% ऑफ लैंड हुआ करता था। और अगर हम बात करें थर्ड स्टेट्स की, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ 40% ऑफ लैंड हुआ करता था। अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करो तो आप समझ सकते हो 90% पॉपुलेशन के पास 40% लैंड है। ओके, और 10% पॉपुलेशन के पास जो क्लर्जी और नोबिलिटी से आते हैं उनके पास 60% लैंड है। तो ये बहुत ही ह्यूज मार्जिन यहां देखने को मिलता है दोनों के बीच में। और इसमें भी जो 40% लैंड है, मैंने आपको बताया थर्ड स्टेट्स में बिग बिजनेसमैन भी आते थे, बिग फार्मर्स भी आते थे। ठीक है, यानी जो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है इस 40% को भी अगर आप तोड़ोगे तो इसमें भी जो बड़े अमीर लोग थे आपको थर्ड स्टेट से, बड़े व्यापारी थे, उनके पास ज्यादा जमीन होगा। तो आप ये समझ सकते हो कि जो लेबरर्स थे, डेली वेजेस थे, यानी हर दिन वो काम करते थे और कुछ पैसे कमाते थे, डेली तनख्वाह पर काम किया करते थे, वो लोग सबसे ज्यादा टैक्स क्या करते थे? फ्रांस के राजा और फ्रांस के जो क्लर्जी ग्रुप है उनको दिया करते थे। तो ये इस तरह के सेंटिमेंट्स ने क्या किया? एक कह सकते हैं मतभेद पैदा किया इन लोगों के बीच में, जिसने इनको मजबूर किया, फोर्सफुली मजबूर किया कि राजा के खिलाफ वो क्या करे? आपको हमला करे, राजा के खिलाफ वो एक प्रदर्शन चालू करे और राजा को उसके पद से हटाएं, ताकि वो अपने आने वाले भविष्य, अपने बच्चों को या फिर अपने जीवन को वो सही बना सके। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेस थे जो हमारे क्या थे? आपको सोशल कॉजेस थे। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारा जो तीसरा कॉज है वो है इकोनॉमिकल कॉज। तो आइए जानते हैं हमारे तीसरे कॉज के बारे में, जो है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज की शुरुआत करने से पहले मैं एक वर्ड का जिक्र करूंगा या फिर इस पर्टिकुलर वर्ड को डिस्कस करूंगा। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक्चुअली क्या है? तो ये आपके किताब में भी मेंशन है
इस वर्ड को मैं आपको बता दूं, सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब जो बेसिक चीजें होती हैं जीवन यापन करने के लिए, यानी सरवाइव करने के लिए, लिविंग के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे आपके फूड्स हो गए, जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, जैसे आपके कह सकते हो आप हाउस हो गए, दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी लाइफ, ओके, विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब यह है कि एक ऐसी स्थिति का पैदा हो जाना, एक ऐसी सिचुएशन का आ जाना जिसमें लोगों के पास इस तरह की बेसिक चीजों का भी क्या हो जाती हैं, नहीं होती हैं। यानी इस तरह की बेसिक चीजों के एब्सेंस की वजह से एक बहुत ही बुरी स्थिति पैदा हो जाना, जब लोग क्या है भूख से मर रहे हैं, लोग चीजों के अभाव से क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, मेडिकल के अभाव से मर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। सवाल उठता है आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई फ्रांस में। तो आइए चलते हैं 1715 में। 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 23 मिलियन थी, ओके। और यही जब हम लोग कब पहुंचते हैं 1789, यानी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, ओके, तब तक फ्रांस की जो पॉपुलेशन हो चुकी थी वो हो चुकी थी 28 मिलियन। तो आप देख रहे हो 23 मिलियन से सीधा वो क्या हो गया, आपको 28 मिलियन पहुंच गया, ठीक है। तो जनसंख्या जब बढ़ती है, आप जानते हो कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो जरूरतें भी बढ़ती हैं। यानी कि अगर घर में पहले 2 लोग थे तो क्या होता था, एक आधा किलो आटे सानकर कुछ रोटियां हम लोग बना लेकर खा लेते थे। पर वही उसी घर में आपको 2 और भी लोग आ गए तो आपको जो आप क्या करते हो, आटा बनाते हो, रोटी बनाते हो, उसकी संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। या तो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या फिर गेस्ट मेंबर्स हो सकते हैं। आसान भाषा में जब लोग जुड़ते हैं आपके साथ तो जरूरतें बढ़ती हैं लोगों की, क्लियर है। वैसे ही फ्रांस में भी हुआ, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ इतनी तेजी से, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो नीड थी, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ा तो लोगों की जो नीड थी वो भी बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ा तो लोगों की नीड वो भी बढ़ी। नीड में हम लोग कौन कौन सी चीजों को देख सकते हैं, वो हो सकता है हमारा फूड ग्रेन्स, क्लोथिंग्स, हाउस, मेडिसिन्स एटसेट्रा। दीज आर सम बेसिक थिंग्स, ओके। यानी कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ी, नीड बढ़ी, और नीड किन चीजों की बढ़ी, इन चीजों की बढ़ी। अब बात करते हैं कि एक्चुअल जो हमारा कह सकते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है वो कहां शुरू हुआ। कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन समझ रहे हो, प्रोडक्शन विच मीन्स दैट कि अगर आपको पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड का प्रोडक्शन भी तो बढ़ना चाहिए। आपके देश में वैसे खाने की उपज भी तो होनी चाहिए। अगर खाने की उपज नहीं हो रही है तो कुछ पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टार्वेशन में रहेगी, यानी भूख में रहेगी, भूख से मर जाएगी। समझ पा रहे हो। तो जो प्रोडक्शन होनी चाहिए थी वैसे फूड ग्रेन्स की, वो क्या हो गई, आपको कम थी, कम हो गई, या फिर यूं कहें कि वो बढ़ नहीं पा रही थी। बढ़ क्यों नहीं पा रही थी, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो लैंड होता है, लैंड पर हमारा क्या होता है, और भी ज्यादा कब्जा होता चला जाता है। जैसे आप भारत में जानते हो, अगर एक पिता के 2 पुत्र हैं तो पिता का जो हमारा धन है वो दोनों पुत्रों के बीच में बटेगा। समझ पा रहे हो। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए पिता पहले खेती किया करते थे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके पुत्र भी क्या करें, उन पर खेती करें, क्योंकि वो जमीन बढ़ चुका है और वो जमीन और भी पहले से छोटा हो चुका है, ठीक है। तो उस पर कोई दूसरा व्यापार की शुरुआत की जा सकती है। उसका प्रोडक्शन लेवल जो पहले था उससे क्या हो गया, अब हमारा प्रोडक्शन लेवल कम हो गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। जब हमारी क्या हो गई, प्रोडक्शन गिर गई, जब प्रोडक्शन गिर गई तो जाहिर सी बात है एक इकोनॉमिक्स का हमारा फॉर्मूला है, वो ध्यान से सुनिएगा। क्या कि जब आप देखते हो मार्केट में कोई चीज शॉर्टेज हो जाता है, जब किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है, शॉर्टेज होती है कोई प्रोडक्ट की, यानी कमी हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, आपको भाग जाती है, बहुत ऊपर चली जाती है, बहुत ऊपर चली जाती है, क्योंकि उसकी मांग बढ़ जाती है। शॉर्टेज होती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, और जब डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, उसकी प्राइसेस और भी तेज होती हैं।
समझ में आ गया। और जब दूसरी चीजें हम लोग बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत हायर अवेलेबिलिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में, हायर अवेलेबिलिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में, तो उसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, आपको खुद ब खुद नीचे गिर जाएगी। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं टोमेटो का। जब आप देखते हो कि टोमेटो का सीजन आता है तो टोमेटो मार्केट में आप देखोगे सभी लोग टोमेटो ही बेच रहे हैं लाइन से, यानी लाइन से लाल कलर का टोमेटो क्या है, सभी के पास बिक रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब क्या होता है कि वो टोमेटो के दाम गिरते चले जाते हैं डे बाय डे, क्योंकि मार्केट में जितने भी बेचने वाले क्या आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, सभी टमाटर लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ उसके प्राइसेस गिरते चले जा रहे हैं। ओके, अब अगला जब कोई बंदा मार्केट में टमाटर लेकर आया तो वो क्या करेगा, देखेगा मार्केट में 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, तो उसे क्या कर देगा, वो उसे 9 रुपए 8 रुपए बेचने चालू कर देगा। अब उसके टमाटर बिकने लगेंगे, तेजी से निकलने लगेंगे। अब ऐसा देखकर बाकी जो हमारे सेलर्स हैं वो क्या करेंगे, वो भी अपने टमाटर के दाम घटाएंगे। इस तरीके से टमाटर के दाम गिरते हुए घटते हुए आपको 5 4 3 2 फ्री में भी कहीं कहीं मिलने लगते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि उन्हें वापस घर लेकर जाना पड़ता है उतना टमाटर, उससे वो बचने के लिए क्या करते हैं, अच्छा ले जाइए, फ्री ले जाइए। समझ में आया, कुछ टमाटर वो फ्री में भी दे देते हैं। ये क्या, ये कौन सी आपको सिचुएशन थी, हायर अवेलेबिलिटी की सिचुएशन थी, यानी प्राइस एकदम ड्रॉप हो गया, एकदम गिर गया, मतलब प्राइस जो थी हमारी कुछ भी बेनिफिट्स होने वाली थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। अब दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं, यानी जब वही टमाटर क्या हो जाएगा, मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, अगर 10 दुकान वाले हैं, 10 दुकान में सिर्फ एक दुकान वाला टमाटर बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से दाम को रख के बेच सकता है। क्यों, क्योंकि उस पूरे मार्केट में टमाटर किसी और के पास नहीं है। समझ रहे हो, यानी शॉर्टेज है टमाटर की, शॉर्टेज है टोमेटोज की। तो जब टोमेटोज की शॉर्टेज होगी तो प्राइस वो क्या करेगा, सेलर अपने हिसाब से बढ़ा देगा और मजबूरी में लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे भी। क्लियर है। अब आइए बात करते हैं इस पूरे इकोनॉमिक टर्म को, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को फ्रांस में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्रांस की जब मैंने बात की तो पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, तो पॉपुलेशन से नीड बढ़ गई। जब नीड बढ़ गई तो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। समझ पा रहे हो, यानी पॉपुलेशन बढ़ी पर पॉपुलेशन के साथ हमारी क्या बढ़नी चाहिए थी, फूड ग्रेन्स भी तो बढ़नी चाहिए थी, पर फूड ग्रेन्स क्या थी, उनकी नहीं बढ़ी। तो एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। डिसबैलेंस विच मींस दैट कि जो लेबर्स थे, जो वर्कर्स थे, जो वर्कशॉप में काम किया करते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री फैक्ट्रीज या फिर कहीं भी खेतों में काम किया करते थे, उनकी तनख्वाह में वृद्धि नहीं हुई। समझ रहे हो ना, यानी जो मार्केट में खाने के सामान, पहनने के सामान जो जिनके दाम बढ़ चुके हैं, परंतु उसे खरीदार जो है उसके, यानी जो आपको लेबरर्स हैं, उनकी तनख्वाह में वृद्धि नहीं हुई। पहले भी उन्हें उतना ही तनख्वाह मिला करता था जितना आपको आज मिल रहा है, परंतु पहले जो उस क्या कह सकते हैं टमाटर या फिर खाने के सामानों के जो दाम थे वो कम थे, पर आज वो बढ़ गए हैं। तो एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है, यानी जैसे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े, ओके, पर वेजेस नहीं बढ़ा, तनख्वाह नहीं बढ़ा, तो एक डिसबैलेंस क्रिएट होने की वजह से जो क्या कह सकते हैं नाराजगी थी लोगों की, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब इसमें एक और भी चीजें हुई जिसने एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा कर दिया पूरे फ्रांस में। और वो सिचुएशन क्या थी, वो सिचुएशन थी ड्राउट की। वो सिचुएशन थी आपको ड्राउट की, हेल की। ठीक है, यानी जब ऐसी सिचुएशन आई तो इसने फूड ग्रेन्स की स्कैसिटी को और बढ़ा दिया। स्कैसिटी विच मींस दैट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ओके, और फ्रांस में ब्रेड की लड़ाई काफी ज्यादा हुआ करती थी। जैसे हमारे यहाँ हम रोटी खाया करते हैं, वहां लोग ब्रेड खाया करते थे, आज भी खाया करते हैं। ठीक है, विदेशों में ब्रेड का चलन काफी ज्यादा है, हमारे यहाँ रोटी का चलन है। तो ब्रेड की क्या हो गई, आपको जो कह सकते हैं कि प्रोडक्शंस थी, ठीक है, या फिर जो हम कह सकते हैं कि वो जो खपत थी, ठीक, वो प्रॉपर तरीके से क्या है लोग नहीं कर पा रहे थे। ड्राउट की वजह से, हेल की वजह से उसकी प्रोडक्शन और भी गिरी, और प्रोडक्शन गिरने की वजह से जो प्राइसेस थे वो और भी ज्यादा बढ़ गए, और भी हायर प्राइसेस हो गया। इसने जो डिसबैलेंस क्रिएट किया, ठीक है, इससे सबसे ज्यादा आपको इंपैक्ट पड़ा पूरे फ्रेंच के समाज के ऊपर। ठीक है, और इसने समहाउ कहीं ना कहीं लोगों को मजबूर कर दिया घरों से बाहर निकलने के लिए।
ठीक है, आप देखोगे छोटी मोटी चोरियां होने लगी, क्योंकि जब आपके पास सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं होते, आपके पास पैसे नहीं होते ये इतने कि आप खाने के सामान खरीद सको, तब लोग क्या करते हैं, अमीर लोगों पर हमला चालू कर देते हैं। ठीक है, इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं आपको उस वक्त फ्रांस में हमें देखने को मिली। तो इस पूरे अभी तक हम लोगों वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने आपको देखा क्या कि हमारे जो पॉलिटिकल कॉज थे क्या थे, फिर उसके बाद हमारे जो क्या थे इकोनॉमिकल सोशल कॉज क्या थे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा इकोनॉमिकल कॉज क्या थे। तीनों कॉजेस को जब आप मर्ज कर दोगे, मिला दोगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे मिडिल क्लासेस की। हमारे इस पूरे वीडियो की सीरीज में पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था मिडिल क्लास की पावर, ठीक है, वही मिडिल क्लास अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए जानते हैं हमारे एक नए टॉपिक ग्रोइंग मिडिल क्लास के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रोइंग मिडिल क्लास का क्या इंपॉर्टेंट रोल था पूरे के पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं, उसमें मिडिल क्लासेस का रोल फंक्शन बहुत ही ज़्यादा था। यानी इन लोगों ने ही समहाउ कहीं ना कहीं आपको जो मोनार्की सिस्टम थी, ओके, जो डिक्टेटरशिप सिस्टम थी, इसको क्या कर दिया, इसको नींव से उखाड़ कर फेंक दिया। बिल्कुल उसी तर्ज पर आपको फ्रांस में चीज़ें हुई। फ्रांस में भी जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था, जो तेजी से क्या कर रहा था, अपने पैर पसार रहा था, तेजी से बढ़ रहा था उस समाज में, ठीक है, फ्रांस के समाज में, उन लोगों ने क्या किया, कई सवाल लगातार उन लोगों ने उठाने चालू किए अपने राजा के खिलाफ। परंतु ये हुआ कैसे, आखिर ये मिडिल क्लास बढ़ा कैसे, और ये मिडिल क्लास के लोग थे कौन? तो मैं आपको बता दूं, मिडिल क्लास 18वीं सेंचुरी के आसपास आपको इमर्ज्ड हुए, यानी एक न्यू सोशल ग्रुप आपको उसका इमर्जेंस देखने को मिला पूरे फ्रांस में, और इसी न्यू सोशल ग्रुप को मिडिल क्लास के नाम से आपको जाना गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये क्या थे, आपको ये अपने जो अर्निंग्स हुआ करते थे, अर्निंग्स मतलब इनके जो सोर्सेस ऑफ इनकम हुआ करते थे, वो बेसिकली ओवरसीज ट्रेड से हुआ करते थे। ओवरसीज ट्रेड क्या हुआ करता है, ओवरसीज ट्रेड मतलब ये दूसरे देशों में जाकर व्यापार किया करते थे और उन देशों से रेवेन्यू लेकर आया करते थे, पैसे कमाकर लाया गया करते थे, और इस तरीके से धीरे धीरे इनका ग्रोथ होता चला गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे तो ये गुड्स को भी मैन्युफैक्चर किया करते थे, और उसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व थे। लाइक अगर आप देखोगे डिफरेंट प्रोफेशन, यानी कि आप देखोगे इनमें से बहुत से लोग लॉयर हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, आप कह सकते हो टीचर हुआ करते थे। तो ये जो प्रोफेशन थी, ये प्रोफेशन मिडिल क्लास की प्रोफेशन थी, और इन लोगों ने क्या किया, बहुत से बड़ा बदलाव आपको इंट्रोड्यूस किया पूरे के पूरे फ्रांस में। आगे बढ़ोगे तो ये लोग क्या हुआ करते थे, एजुकेटेड हुआ करते थे। ठीक है, अब लॉयर, डॉक्टर्स, टीचर्स हो गए, ये लोग क्या है, एजुकेटेड हुआ करते थे। इन्हें ज्ञान हुआ करता था सही क्या है, गलत क्या है। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या, वो प्रिविलेज बाय बर्थ के कॉन्सेप्ट को डिनाई किया करते थे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिविलेज बाय बर्थ? प्रिविलेज बाय बर्थ का मतलब क्या, आप देखोगे, आपने अनंत कुमार की एक सुपर 30 की मूवी है, अगर आपने अभी तक देख लिया होगा या फिर अभी तक नहीं देखो तो उसे देखना जरूर। उसमें एक बहुत ही एक अच्छी कहावत कही गई थी, जिसमें क्या था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या कि पहले क्या हुआ करता था, जो राजा के बेटे हुआ करते थे, जो राजा का बेटा हुआ करता था वही राजा बना करता था, और किसान का बेटा किसान बनता था। ठीक है, लेबर्स के बेटे लेबर बना करते थे। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा था। इस फिल्म में समझाया गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। किस बेसिस पर? ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? अब ऐसा कुछ आपको जादू हो रहा है क्या हमारे समाज में? तो नहीं, ये आपको एजुकेशन के बेसिस पर कहा गया। यानी कि एजुकेशन हमारा क्या, अगर कि कोई बंदा, कोई पर्सन एजुकेटेड है तो वो बदलाव लाने की ताकत भी रखता है। नेल्सन मंडेला के एक कोट को मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। इन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द माइंड्स ऑफ सोसाइटी। ओके, इसका मतलब क्या, एजुकेशन हमारे समाज को बदलने के लिए क्या है, सफिशिएंट है, काफी है। अगर कोई एक व्यक्ति एजुकेटेड है तो उतनी ताकत रखता है कि समाज की विभिन्न चीजों को, विभिन्न कुरीतियों को आपको वो बदलाव ला सकता है। ठीक है,
बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर, सेम पैटर्न पर फ्रांस में भी यही चीजें हो रही थी। वहां लोग एजुकेटेड थे और उन लोगों ने प्रिविलेज बाय बर्थ कॉन्सेप्ट को, यानी राजा के बाद जो उनका बेटा आएगा वो भी राजा ही बनेगा, उसको उन लोगों ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, टोटली डिनाई कर दिया। ठीक है, अब सवाल उठता है आखिर ये लोग इंस्पिरेशन कहां से डिराइव किया करते थे? ठीक है, क्या जितने भी पढ़े लिखे लोग थे सभी इंटेलिजेंट थे, सभी चालाक थे? तो नहीं, कुछ फिलोसोफर्स हुआ करते थे हमारे फ्रांस के समाज में, जिनको अभी थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस करूंगा। इन फिलोसोफर्स के कॉन्सेप्ट से ये लोग अपने आइडियाज को डिराइव किया करते थे। डिराइव करना मतलब क्या, निकालते थे। उनके द्वारा पब्लिश की गई किताबें, उनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में, जितनी भी चीजें थी, उनके द्वारा लिखी गई कविताएं, वहां से वो अपने आइडियाज निकालते थे, मोटिवेशन निकालते थे। और जो ये सारे मोटिवेशंस थे, ठीक है, वो अपने लोगों के बीच, ठीक है, समाज के विभिन्न आपको जो तबके थे, ठीक है, उनके बीच ये लोग पहुंचाते थे, फैलाते थे। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे तो ये लोग क्या क्या करते थे, जब इनको कोई आइडियाज मिलता था तो उस आइडियाज को वो निचोड़कर दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करते थे, खासकर वैसे वर्ग तक जो इलिटरेट हुआ करते थे, यानी जो अनएजुकेटेड हुआ करते थे। तो ये हमारे कुछ अभी तक के कॉन्सेप्ट्स थे। और एक चीज जो जाननी है आपको, क्या ये जितने भी लोग थे ये लोग क्या करते थे, एक जगहों पर इकट्ठा हुआ करते थे, मिला करते थे। ठीक है, यानी ऐसे आइडियाज कहां से उनको आते थे, ऐसे आइडियाज में वो कॉफी शॉप में क्या क्या करते थे, एक दूसरे के साथ मीट किया करते थे, सैलून में मीट किया करते थे। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स थे, ठीक है, वहां पर वो इकट्ठा होते थे, शामों में ऐसी बातें किया करते थे। ठीक है, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, कौन सा ऐसा फिलोसोफर, किसकी आइडियाज जनरेट हो रही है, किसकी आइडिया फैल रही है, उसको आपस में बात करके इस तरीके से फैलाया क्या करते थे। अब एक और चीज जिसने क्या किया, पूरे फ्रांस में आपको लोगों को यह ताकत दी कि वो अपने राजा के खिलाफ आवाज उठा सके। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फ्रांस के जो राजा थे लुईस, ठीक है, 16, इन्होंने क्या किया था, लुईस 16 ने क्या किया था, लुईस 16 ने अमेरिका की मदद की थी, अमेरिका को ब्रिटेन से आजाद करवाने में मदद की थी। अमेरिका को जब इन्होंने क्या किया, यूएस को 1776 में, ठीक है, आजाद करवाया, तो जब इन्होंने 1776 में आजाद करवाया तो यहां पर क्या हुआ, एक डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट हुई, डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट हुई। अब डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट होने के बाद क्या हुआ कि वहां पर आजादी और कह सकते हैं आजादी से जुड़े जितने भी मांगे थी उसकी भी क्या हुई, स्टैब्लिशमेंट हुई। तो यहां से आप कह सकते हो जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स थे वो क्या किया करते थे, फ्रांस के जो फिलोसोफर्स थे उनको आइडियाज प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं से तो हम क्या करेंगे, आइडियाज लेंगे। ठीक है, जैसे हमें ज्ञान नहीं तो हम ज्ञान के लिए क्या करते हैं, किताबों की तरफ रुख करते हैं। आज के समय में जमाना बदल चुका है, अब हम क्या करते हैं, इंटरनेट की तरफ रुख करते हैं और वहां से क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। परंतु पहले क्या हुआ करता था, जो देश सबसे पहले विकसित हो रहा है, जो देश सबसे पहले क्या है, आपको कह सकते हैं जहां डेमोक्रेसी आ रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे लोग क्या करते थे, इंस्पिरेशन लिया करते थे। तो जितने भी फ्रांस के फिलोसोफर्स थे, भले वो जॉन लॉक क्यों ना हो, रोशू क्यों ना हो, वो सारे के सारे आपको क्या किया करते थे, फ्रांस अमेरिका से जुड़े जितने भी आपको राइट्स थे वहां से इंस्पिरेशन निकाल करके आपको फ्रांस में उसका यूज किया करते थे। तो आप देख सकते हो राजा ने समहाउ क्या किया, यूएस को आजाद कराया, यूएस में डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स एस्टैब्लिश हुए। ठीक है, और उसके बाद राइट जैसा कॉन्सेप्ट भी आया और यहीं से सारी चीजें निकलकर फिर वापस फ्रांस में लौटी। तो आप कह सकते हो क्या कि समहाउ आपको लुईस 16 ने अपने लिए ही उसने क्या कर दिया था, कब्र खोद दिया था। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमारे क्या थे, ग्रोइंग मिडिल क्लास से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में, यानी कि जो हमारे आपको फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अभी 3 फिलोसोफर्स को मैं जिक्र करूंगा। पहला फिलोसोफर है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्या किया, जॉन लॉक ने किताब लिखी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने क्या आपको डिस्क्राइब किया, इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया क्या कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क है, ठीक है, उसको उन्होंने टोटली डिनाई किया। आप क्या समझते हो, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जॉन लॉक एक फिलोसोफर थे फ्रांस में, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट,
जिसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को क्या किया, पूरी तरीके से डिनाई किया। और ये कॉन्सेप्ट क्या था, ये कॉन्सेप्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप देखोगे डिवाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइन जुड़ा हुआ है गॉड से, और एब्सोल्यूट जुड़ा हुआ है, आप एब्सोल्यूट को बोल सकते हो क्या, कि कह सकते हो कि कोई भी गलती ना करने वाला, ठीक है, परफेक्ट। तो जो राजा हुआ करते थे वो अपने आप को क्या डिवाइन और एब्सोल्यूट वर्ड से जोड़कर बताया करते थे। तो एक फिलोसॉफी चला करती थी डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि जो राजा है, ठीक है, वो परफेक्ट है, वो ईश्वर का रूप है, ठीक है, वो क्या है, लोगों का भला करने के लिए ईश्वर ने उसे भेजा है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आपको जॉन लॉक ने क्या किया, पूरी तरीके से इनकार कर दिया अपने किताब ट्रीटाइजेस ऑफ टू गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फेमस आपको कॉन्सेप्ट्स थी, ठीक है, इस फिलोसोफर की, जो पूरे फ्रांस में क्या हो गया, समय के साथ फैल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे फिलोसोफर की तरफ। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनका नाम है आपको जीन जैकस रोसियो। जीन जैकस रोसियो कौन थे, इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनके किताब का नाम था, जिसमें इन्होंने क्या किया, आपको गवर्नमेंट को कहा कि इन विच ही प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आसान भाषा में अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट बननी चाहिए, किसी भी देश में जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, किसी भी देश में जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो किसकी मदद से होनी चाहिए, वो पीपल की मदद से होनी चाहिए। या फिर आप कह सकते हो यहां पर एक सोसाइटी वर्ड यूज किया गया है, आप इसको एज एन एग्जांपल देख सकते हो। ये क्या है कि इनका क्या नाम था कि किसी भी देश में कोई भी गवर्नमेंट बननी चाहिए। जैसे आप देखते हो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर जितने भी नेता चुने जाते हैं, भले वो प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो, या फिर आपके अपने स्टेट्स के सीएम क्यों ना हो, आपके अपने मेयर क्यों ना हो, या फिर आप जिस क्षेत्र में रहते हो, अगर आप सिटीज में रहते हो तो वहां वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो तो वहां पर आपको पंचायत का चुनाव होता है। तो जहां भी आप हो, जितने भी चुनाव होते हैं, सारे चुनाव में जनता पार्टिसिपेट करती है और वो वोट देती है। उनके वोट से ही ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। तो रोशी ने क्या कहा, रोशी ने कहा कि जो गवर्नमेंट आनी चाहिए वो गवर्नमेंट लोगों द्वारा ही आनी चाहिए। तो ये हमारे दूसरे फिलोसोफर थे। अभी हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे फिलोसोफर के ऊपर। अभी देखेंगे हम लोग हमारा क्या जो तीसरा फिलोसोफर है वो है आपको कौन, मॉन्टेस्क्यू। तो जब हम आपको मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं तो इन्होंने जो किताब लिखी थी इसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये तीनों नाम, तीनों किताब बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, हर साल तीनों में से कोई ना कोई एक नाम आ जाएगा या फिर मैच द फॉलोइंग करके आपको ये पूछ दिया जाता है। अब ये जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने क्या किया कहा था, he proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary। अब जैसा कि आपने देखा है, आपके अगर अभी तक आपने सिविक्स पढ़ा है तो आप देखोगे क्या कि जो गवर्नमेंट चलती है, ठीक है, उसके तीन पार्ट्स हैं। पहला हमारा है क्या, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव and the third is judiciary। ओके, तो ये जो तीन पार्ट्स आप देख रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट के पार्ट्स होते हैं और इन्हीं की मदद से क्या होता है, आपको सारी गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से एक लोकतांत्रिक देश चल रहा होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स किसने दिए हैं, यह कॉन्सेप्ट आपको मॉन्टेस्क्यू ने दिया, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने अपने किताब में कॉन्सेप्ट्स दिए। तो अभी तक हम लोगों ने तीन ऐसे फिलोसोफर्स के नाम डिस्कस किए, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को डिस्कस किया और उसमें उन लोगों ने कौन से कॉन्सेप्ट्स को, कौन से थ्योरीज को समझाया है उसको डिस्कस किया। और मैं आपको बता दूं ये तीनों नाम, तीनों किताबें और तीनों थ्योरीज क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या थे, आपको आज इस वीडियो में जुड़े हुए जानकारियां थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। आशा करता हूं ये जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। आने वाली वीडियोस में हम आपको जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, उसे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।